Welcome, welcome to the series of lectures, physics once again, and we are at the platform Grand Physics, the name of my YouTube channel, where we upload the lectures of physics. And now we are dealing with the topic circular motion. Till now, we have studied about the velocity, accelerations, the direction of accelerations, and we talk about the centripetal acceleration that is necessary for a particle to be in a uniform circular motion. इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है. सो यू कैन गो टू माय यूट्यूब चैनल ग्रैंड फिजिक्स एंड सी देयर the series wise lectures, topic wise lectures. So many lectures have been uploaded there. तो लास्ट क्लासेस में हम लोग एक्सीलरेशन इन सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, और यदि उसको रिकॉल करूं तो हम लोग देखे थे कि एक सर्कल में पार्टिकल को मूव करने के लिए अगर इसका सेंटर में वो कंसीडर करूं और कोई भी पार्टिकल है जो कि सर्कल में मूव कर रहा है, इसका मास सपोज m हमने लिया, और यह पार्टिकल यदि सर्कल में मूव कर रहा है तो इस पार्टिकल को सर्कल में मूव कराने के लिए इसके अगर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन की बात, यूनिफॉर्म मोशन सर्कुलर मोशन की बात करूं तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में एक फोर्स या रिजल्टेंट ऑफ फोर्स जो है वह इस तरीके से काम करना चाहिए जो कि सेंटर के डायरेक्शन में लगे, अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर काम करे, और उसका नाम हम लोगों ने क्या दिया था, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन. और उस सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन का वैल्यू हम लोग निकाले थे mv²/r. तो mv²/r ये एक सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन है. सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन या सेंट्रीपेटल फोर्स की जब हम बात करते हैं तो यह किसी भी पार्टिकल पे लगता नहीं है. जैसे टेंशन का फोर्स है, फ्रिक्शन का फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स है, इटीसी. इन सारे फोर्स के बारे में जब हम बात करते हैं दे एक्ट ऑन द पार्टिकल. सेंट्रीपेटल फोर्स किसी भी पार्टिकल पे एक्ट नहीं करता है, बट इन्हीं सारे ये जितने भी फोर्सेस एक्ट करते हैं उसका रिजल्टेंट फोर्सेस यदि सेंटर के डायरेक्शन में है, या मैं यूं कहूं कि अगर पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रिजल्टेंट फोर्सेस उसके सेंटर के अलोंग लगता है, जो कि इस पार्टिकल को यूनिफॉर्मली सर्कल में मोशन करवाता है. तो कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंट है, एक्सटर्नल फोर्सेस है जो उस पार्टिकल पे काम कर रहा है, और यदि उसका रिजल्टेंट सर्कल के सेंटर के तरफ है तो उसका ही नाम हम लोग सेंट्रीपेटल फोर्स देते हैं. मतलब सेंट्रीपेटल फोर्स कोई फ्री बॉडी डायग्राम में ऐसा फोर्स नहीं है जिसको कि हम शो करेंगे. जैसे नॉर्मल का फोर्स करते हैं परपेंडिकुलर टू द सरफेस, फ्रिक्शन का फोर्स करते हैं जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करने के लिए आता है, वेट का फोर्स लगाते हैं जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. इस तरीके से कोई सेंट्रीपेटल फोर्स नहीं है. सेंट्रीपेटल फोर्स की जब हम बात करते हैं इन्हीं में से कोई एक या रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, अगर बहुत सारे फोर्सेस, more than one force is acting on the particle, then resultant of this forces, if like such that it acts towards the center, that is known as centripetal force, and this force is responsible for producing the centripetal acceleration which is equal to v²/r, and this is responsible for taking the particle in circular motion with uniform speed. I think ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए. तो जब डायनामिक्स की हम बात करेंगे आज तो इसको 2-3 स्टेप में हम लोग देखेंगे. पहला क्या देखेंगे कि जब कोई भी व्हीकल, सपोज एक कार है, जब टर्न करता है तो वो एक सर्कुलर आर्क पे टर्न करता है. तो कार का मोशन उस समय एक सर्कल के अलोंग होता है, एक सर्कुलर पाथ पे होता है. तो वहां पर अगर हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे है तो वहां पर उस पार्टिकल का वहां पे
उस कार को सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कौन प्रोवाइड करता है? तो डेफिनेटली जब वो पार्टिकल काम कर रहा है तो उस पर लिखने वाले सारे फोर्सेस को हम लिखेंगे, और उस फोर्सेस को लिखने के बाद हम यह शो करेंगे कि कौन सा फोर्स ऐसा है जो कि उसके सेंटर के अलोंग एक्ट करके उस पार्टिकल को सर्कल में मूव करवाएगा। तो इसको पढ़ने के लिए हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ फ्रिक्शन। तो जो टर्न करवाएगा, तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपेटल फोर्स की अगर बात करेंगे तो वो आइदर बाई फ्रिक्शन ओनली, बाय नॉर्मल रिएक्शन ओनली, और बोथ बाय फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन थी। कैसे 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 कर सकता है? तो अगर डायनामिक्स की बात करेंगे हम तो पहला क्या होगा, फ्रिक्शन ओनली, कि अगर फ्रिक्शन ही ओनली काम करे तो वह सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करवा सकता है। दूसरा जो अगर पढ़ेंगे वो क्या लिखेंगे, नॉर्मल रिएक्शन ओनली। और तीसरे टर्म में हम जाके क्या पढ़ेंगे कि फ्रिक्शन एंड नॉर्मल बोथ। तो इस तरीके से हम 3 पार्ट लेंगे और उसको डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो फर्स्ट चलिए डिस्कस करते हैं कि फ्रिक्शन के साथ कैसे होगा। तो सपोज करते हैं कि यह एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, यह एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक है। कुछ इस तरीके से यहां कोई भी व्हीकल है या कार है, इसको आप ऐसे समझिए, जो कि इस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है टेंजेंट के अलोंग, और यहां से यहां तक इसका ये रेडियस आर है जो दिया हुआ है सेंटर के तरफ। इस आर की हम बात करते हैं। मतलब क्या है, आप जब इसको समझेंगे, इसको इस तरीके से कुछ समझते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये सपोज कि एक व्हीकल है, कार है, जो कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव कर रही है, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल सरफेस पे टर्न ले रही है। टर्निंग जो है वो हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है। अगर इस टर्निंग की बात करेंगे, इस तरीके से ये रखा हुआ है, इसे समझिए, इस तरीके से ये रखा हुआ है और हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे जा रहा है, टर्न कर रहा है यहां से इस तरीके से। तो क्या होगा, इस पे कौन कौन सा फोर्स लगेगा? अगर इसकी मैं बात करूं, अगर ये एक व्हीकल है, कार है, तो इस पे एक फोर्स काम करेगा इसका वेट का, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन का, जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो हॉरिजॉन्टल सरफेस है तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स आएगा। और यह पार्टिकल को, अगर इस कार को करना क्या है कि इस कार को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करना है, इसके लिए हम क्या करेंगे कि लेट्स consider first a horizontal track, horizontal circular track। यह हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है। अगर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक की हम बात करेंगे तो इस पे कौन कौन सा फोर्सेस लगेगा? आप अगर फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाएंगे यहां से, तो वेट का फोर्स, मतलब अगर मास m है तो mg का फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स ऊपर की तरफ काम करेगा। जस्ट ए मिनट। सॉरी, कुछ कैमरा के चलते हैं। एनीवे, तो जस्ट लेट मी चेक माय कैमरा फर्स्ट। यस, नाउ इट्स लुक्स फाइन। और इस तरीके से देखेंगे तो ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स जो है वह ऊपर की तरफ काम करेगा, और इस पार्टिकल को मूव करना है कहां पे? सर्कल पे। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में
यह सर्कुलर ट्रैक पे मूव करेगा। वर्टिकल डायरेक्शन में इस पार्टिकल पे कोई भी मोशन नहीं है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यदि हम लिखेंगे इक्वेशन तो क्या आएगा, n इक्वल्स टू m इंटू जी, यही आएगा। और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में आपको पता है कि यदि इस पार्टिकल का वेलोसिटी v है तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कितना होगा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कितना होगा, mv² बाई r, क्योंकि r इसका रेडियस है। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया आपका। और इस सेंट्रीपेटल फोर्स को या लिख दीजिए यहां पे Fc, समझते हैं इसको, F सेंट्रीपेटल की बात कर रहा हूं। तो ये सेंट्रीपेटल फोर्स mv² बाई r के बराबर है। लेकिन यह mv² बाई r जो फोर्सेस है सेंट्रीपेटल फोर्स, यह किसके द्वारा प्रोड्यूस होगा, किसी न किसी एक्सटर्नल फोर्स के द्वारा। तो mg अपना डायरेक्शन तो नहीं चेंज करेगा, नॉर्मल अपना डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा। और यदि यह सर्कुलर ट्रैक पे रखा हुआ है तो इस पे एक फोर्स आएगा, जैसे कि इस सर्कुलर ट्रैक पे यह मूव कर रहा है, इस सर्कुलर ट्रैक पे अगर यह मूव कर रहा है तो इस सर्कुलर ट्रैक पे यह mv² बाई r जो फोर्स है यह कौन प्रोवाइड करेगा, एक ही ऑप्शन बचता है, व्हाट, फ्रिक्शन। यहां पे फ्रिक्शन कम्स टू प्ले व्हिच प्रोवाइड्स द सेंट्रीपेटल फोर्स or provides the centripetal acceleration. Here friction provides centripetal acceleration. तो अगर ये होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन का फोर्स किधर लगेगा, इस पे, इस डायरेक्शन में, और यही सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। तो ये किसके बराबर होगा, mv² बाई r के। तो यहां फ्रिक्शन का फोर्स जो है वह mv² बाई r के बराबर है। तो इससे पहले भी हम लोग बात कर रहे थे कि सेंट्रीपेटल फोर्स कोई एक न्यू फोर्स नहीं है, जो फोर्सेस काम करते हैं उस पे, उसी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है, जितने भी फोर्सेस काम करते हैं, एफएस है, एन है, एमजी है, तो एन और एमजी एक दूसरे को बैलेंस कर देगा। सिंगल फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या बचेगा, फ्रिक्शन का फोर्स, जो कि उस पार्टिकल को mv² बाई r प्रोवाइड करेगा और यह पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में रहेगा। तो अब एफएस हो गया यहां से, और एफएस को आप क्या लिख सकते हैं, μs बाई n, अगर μs ले लिया कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यह किसके बराबर होगा, mv² अपॉन r के। और n का वैल्यू इस केस में कितना है, mg, तो जब n का वैल्यू आप mg रखेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, μs mg इक्वल्स टू mv² अपॉन r, mm कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो μs जो है वो किसके बराबर आ रहा है, v² बाई rg के बराबर, या एक टर्म लिखेंगे हम लोग। और तो यहां से इस सारी चीजों को हटा के मैं इस इक्वेशन को ऊपर लिख रहा हूं, इस पे कुछ डिस्कशन रख रहा हूं कि μs का जो वैल्यू आ रहा है, μs इक्वल्स टू v² बाई rg, एंड डू नॉट रिमूव दिस थिंग्स, बट μs जो है, एफएस की बात अगर करूं, या एफएस की बात हम लोग कर रहे थे, तो एफएस कितना था, μs इक्वल्स टू कितना आ गया, v² बाई rg। बट यह स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एक लिमिट तक ही ले जाएगा, जिसको लिमिटिंग वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं हम लोग, उसके ऊपर इसका वैल्यू नहीं हो पाएगा। फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अपने आप को एक लिमिटिंग वैल्यू तक ले जाएगा, जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसका, तो यह इसका मैक्सिमम वैल्यू ही होगा, लिमिटिंग वैल्यू तक ले गया। अगर इसको सेफ टर्न लेना है तो वेलोसिटी, देखिए आर कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, वेलोसिटी ही एक ऐसा टर्म है जो कि कार के ड्राइवर के हाथ में है कि बढ़ा सकता है या घटा सकता है। तो इस कंडीशन में
फ्रिक्शन के बारे में अगर बात करूं तो फ्रिक्शन कैन एडजस्ट टू लिमिटिंग वैल्यू ओनली, उसके ऊपर तो नहीं जा पाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि वी स्क्वायर बाई आर जी जो है उसको लेस देन इक्वल टू कितना होना पड़ेगा, म्यू एस के, उससे कम होना पड़ेगा। तो यहां से यदि आप देखेंगे तो वी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू म्यू एस आर इंटू जी, तो यहां से जो v का वैल्यू आएगा लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर इंटू जी। इस इक्वेशन को आपको याद रखना पड़ेगा कि वेलोसिटी का वैल्यू म्यू एस आर जी अंडर रूट इससे क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए फॉर सेफ टर्न, फॉर सेफ टर्न। अगर सेफ टर्न की बात करते हैं तो वेलोसिटी की वैल्यू अंडर रूट म्यू एस आर जी, वहां पे म्यू क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं, तो इससे क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। आर और जी कांस्टेंट है, म्यू भी कांस्टेंट है, तो म्यू एस आर जी का वैल्यू जो है वह वेलोसिटी का वैल्यू इससे कम होना चाहिए या मैक्सिमम इसके बराबर होगा। अगर इससे ज्यादा हो गई वेलोसिटी की वैल्यू तो क्या होगा, सेफ टर्न नहीं हो पाएगा। म्यू एस आर जी से कम है तो सेफ टर्न होगा, इसके बराबर तक मैक्सिमम वैल्यू होगा। अगर इसका वैल्यू म्यू एस आर जी से इंक्रीज कर रहा है, ज्यादा जा रहा है, तो सेफ टर्न नहीं होगा और यह कार क्या करेगी, उल्टे डायरेक्शन में चली जाएगी और वहां पे एक्सीडेंट होगा। सर्कुलर ट्रैक पे वो नहीं रह पाएगा, सर्कुलर ट्रैक को क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। तो अगर फ्रिक्शन पे ही ओनली हम डिपेंडेंट है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक की बात करेंगे तो ओनली फ्रिक्शन पे डिपेंडेंट है, तो उस केस में v का वैल्यू म्यू एस आर जी से कम या उसके बराबर होना चाहिए। करेक्ट। होप कि यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग्स। और अब यदि बात करूं मैं एक दूसरे कॉन्सेप्ट की, तो फ्रिक्शन क्या निकला हम लोगों को फ्रिक्शन के केस में कि v लेस देन इक्वल टू अंडर रूट म्यू एस आर इंटू जी। कब, जब हम डील कर रहे हैं इसको, फ्रिक्शन ओनली काम कर रहा है हॉरिजॉन्टल ट्रैक में। अब यदि यह फ्रिक्शन इज ऑलवेज नॉट रिलायबल, कि सर्कुलर ट्रैक पे वो मूव करे, वो ऐसा रिलायबल नहीं है, तो हम उस केस में पढ़ते हैं जहां कि फ्रिक्शन से डिपेंडेंसी हट सके। एज फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिलायबल, एज फ्रिक्शन इज नॉट ऑलवेज रिलायबल, फॉर सेफ टर्न, तो हम चाहते हैं कि कोई दूसरा सोर्स जो हो वह सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर दे। तो सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करने के लिए एक काम हम लोग करते हैं, उस कॉन्सेप्ट को जब हम लोग पढ़ते हैं, सो वी मेक, क्या करते हैं, इसको बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो बैंकिंग ऑफ रोड्स का मतलब क्या है कि जब आप हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे टर्न करते हैं, सपोज कि आप इस ट्रैक पे टर्न कर रहे हैं, तो क्या करते हैं कि इसको हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल पे टिल्ट कर देते हैं। तो जैसे ये है, अगर ये इस तरीके से कुछ टर्न करता है तो उस केस में फ्रिक्शन से हमारी डिपेंडेंसी क्या होती है, हट जाएगी। मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके बताता हूं इसको। यहां पे फ्रिक्शन रोल प्ले नहीं करेगा और एक ऐसा फोर्स का कंपोनेंट आएगा जो कि सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन इसको प्रोवाइड करवा देगा। और अगर ये सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर जाता है, पहले क्या था, ऐसे था, तो नॉर्मल रिएक्शन क्या कुछ इस तरीके से था, वेट नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऐसी तरफ। अगर इसको हम बैंक कर दिए, अब ये इस तरीके से हो गया, तो जो नॉर्मल रिएक्शन पहले कुछ ये था, अगर बैंक कर दिए तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस तरीके से कुछ एंगल पे चला जाएगा। करेक्ट। पहले ऐसे था,
इस तरीके से था नॉर्मल रिएक्शन। अगर इसको बैंक कर दिए, हॉरिजेंटल एंगल से टर्न कर दिए, तो क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन उतना एंगल से शिफ्ट कर जाएगा। तो इसी को बोलते हैं हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स। जनरली आप देखते होंगे कि जहां पे टर्न होता है वहां पे स्लॉप बना दिया जाता है थोड़ा सा रोड का। आपको स्लॉप स्टाइल में, अगर ये हॉरिजेंटल ट्रैक है, इसको टर्न लेना है तो आपको कुछ इस तरीके से स्लॉप लगेगा। उसका मतलब क्या है वो देखते हैं हम लोग। तो अगर उसको आप पढ़ना चाहते हैं, इस कंडीशन को हम लोग लिख करके रखेंगे, बैंकिंग ऑफ रोड्स की बात करते हैं। इस टॉपिक को समझते हैं आराम से, जिसका नाम क्या है, बैंकिंग ऑफ रोड्स। इस केस में क्या होगा कि यह जो ट्रैक है, जो पहले सपोज ये हॉरिजेंटल ट्रैक था, यह हॉरिजेंटल ट्रैक अब एक एंगल पे चला गया, इसको क्या किए, उठा दिए। जो पहले हॉरिजेंटल ट्रैक था इसको ऊपर की तरफ कर दिया। तो अब क्या होगा, अगर इस ट्रैक पे कोई भी कार है, सपोज ये इस तरीके से है, तो इस पे एक फोर्स तो mg का काम करेगा नीचे की तरफ, इस पे ये नॉर्मल रिएक्शन का फोर्स आ जाएगा। तो ये पहले हॉरिजेंटल ट्रैक था, अब ये इस तरीके से हो गया, कितना एंगल बना लिया यार, थीटा। तो अगर आप इसको एक्स और वाई कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, सपोज कीजिए इसको मैंने एक्स एक्सिस ले लिया और इसको क्या ले लिया, वाई एक्स। तो अगर यह थीटा दिया, अभी एंगल क्या होगा, थीटा। तो एन का एक कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, एन कॉस थीटा, और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एन साइन थीटा। अब देखिए यहां से अगर आप लिखेंगे इक्वेशन को, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एन कॉस थीटा और एम जी एक दूसरे को बैलेंस करेगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग, एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम जी, इक्वेशन 1। और यह एन साइन थीटा है जो किसके सेंटर की तरफ लगेगा। अगर आप इसको देखेंगे, इसको फिजिकली इस तरह से समझिए, ये था इस तरीके से चला गया, इसका एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में आएगा, यही कंपोनेंट क्या है, एन साइन थीटा। तो एन साइन थीटा अब क्या करेगा, सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा। तो यहां से क्या लिखेंगे हम लोग कि एन साइन थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जहां आर इसका रेडियस होगा तो 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 2/1 अगर कर दूं तो क्या हो जाएगा, एन साइन थीटा बाई एन कॉस थीटा इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर अपॉन एम जी। यहां से एम एम कैंसिल हो जाएगा, एन एन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, टेन थीटा इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो यहां से अगर वेलोसिटी आप निकालेंगे तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। क्या होगा, v इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। तो यहां इसलिए ये नॉर्मल का जो एक कंपोनेंट आ रहा है, यह नॉर्मल का कंपोनेंट एन साइन थीटा जो आ रहा है, यह एन साइन थीटा ही उसको सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा है। सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन कितना होता है, वी स्क्वायर बाई आर, तो सेंट्रीपेटल फोर्स एम से मल्टीप्लाई है, तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर सेंट्रीपेटल फोर्स हो गया। यह सेंट्रीपेटल फोर्स कौन, एन साइन थीटा ही है, जो कि उसको सेंटर के तरफ लग करके यहां पे भी वेलोसिटी से मूव करवा रहा है, भी स्पीड से एक्चुअली मूव करवा रहा है। तो यहां पे क्या है कि फ्रिक्शन की कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो भी का वैल्यू क्या निकल करके आया हम लोगों को, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। v का वैल्यू क्या है, आर जी टेन थीटा। तो यहां से अब हम लोग जो तीसरा कंडीशन पढ़ेंगे, v इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा, दैट इज फाइन। अब यहां पे एक टर्म हम लोग लिखते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्या है,
जब बैंकिंग हो गया तो v इक्वल्स टू क्या आ रहा है, अंडर रूट आर जी टेन थीटा। अब क्या है कि v का वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं कि r जो है वो कांस्टेंट है, g भी कांस्टेंट है, और यहां क्योंकि बैंकिंग कर दिया गया है रोड का तो थीटा भी कांस्टेंट है, एवरीथिंग कांस्टेंट है, आर जी टेन थीटा। लेकिन यह v जो वेलोसिटी है, जब कोई भी कार उस बैंकिंग से उस रोड से टर्न ले रहा है तो वेलोसिटी उसके ड्राइवर पे डिपेंड करता है कि कितना रख रहा है वो। तो उसकी सेफ टर्न के लिए आर जी टेन थीटा अगर वेलोसिटी दिया तो फ्रिक्शन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। बट यदि वेलोसिटी का वैल्यू आर जी टेन थीटा अंडर रूट आर जी टेन थीटा के बराबर नहीं है, या तो उससे कम है या उससे ज्यादा है, तो वहां पे फ्रिक्शन अपना रोल प्ले करने के लिए आएगा। आर जी टेन थीटा क्या है कि आर वेलोसिटी आर जी टेन थीटा है कि नो डिपेंडेंसी ऑन फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन के किसी भी रोल का वो क्या करेगा, मूव कर जाएगा। अब सपोज कीजिए कि अगर एक ट्रैक की बात करते हैं, एक ट्रैक की हम लोग बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक की, जो बैंक किया हुआ है ऑलरेडी, और यहां पे कोई कार है जो कि मूव कर रही है इस तरीके से, इसकी वेलोसिटी भी यहां पे दिया हुआ है। अगर ये मूव कर रहा है, सपोज कीजिए कि ये स्टैटिक है या रेस्ट पे है, या रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा है, तो फ्रिक्शन कहां पे आएगा इस ट्रैक पे, आउटवर्ड डायरेक्शन में, अगर यह रेस्ट पे है तो। और अगर v इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा है, तो हम लोगों ने पढ़ा कि फ्रिक्शन का रोल ही नहीं है, वहां पे फ्रिक्शन का कोई कंपोनेंट नहीं आया था, तो उस केस में कंपोनेंट नहीं आएगा। और अगर v ग्रेटर देन आर जी टेन थीटा है तो फ्रिक्शन आएगा वहां पे अपना रोल प्ले करने के लिए। और किस तरीके से आएगा, अगर यह वेलोसिटी यहां पे v इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा होता तो फ्रिक्शन काम नहीं करता और यह इस डायरेक्शन में इस सेंटर के अलोंग जो है यह मूव कर जाता। बट यहां पे चूंकि इसकी वेलोसिटी को हमने आर जी टेन थीटा से ज्यादा ले लिया है, तो फ्रिक्शन अपना काम करने के लिए आएगा, और फ्रिक्शन किधर काम करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन इनवर्ड। क्यों इनवर्ड होगा, अभी तक जैसे ये रखा हुआ था आउटवर्ड था, वेलोसिटी आरजी टेन थीटा पे यह सेफ टर्न ले लेगा, फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि वेलोसिटी को इंक्रीज करके आरजी टेन थीटा से ज्यादा ले जा रहे हैं, तो आरजी टेन थीटा से ज्यादा जाने के बाद फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन, इसको जैसे ही वेलोसिटी आएगी स्कीड करने की संभावना किधर होगी, बाहर की तरफ। स्कीड करने की संभावना क्या होगी, बाहर की तरफ। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, उसको अपोज करने के लिए कहां पे आ जाएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। फ्रिक्शन अपने डायरेक्शन को चेंज करते रहेगा। जैसे ही वेलोसिटी आरजी टेन थीटा से ऊपर आएगा, आरजी टेन थीटा पर फ्रिक्शन का जरूरत ही नहीं है, आरजी टेन थीटा से ऊपर आएगा तो अब सेफ टर्न तो विदाउट फ्रिक्शन ले नहीं सकता है, तो यह क्या करेगा, स्कीड करने की संभावना आएगी। तो जैसे स्कीड करने की संभावना आएगी तो फ्रिक्शन क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा। और अगर वेलोसिटी लेस देन आरजी टेन थीटा है, अगर वेलोसिटी लेस देन आरजी टेन थीटा है तो फ्रिक्शन कहां पे आएगा, आउटवर्ड आएगा। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली वेलोसिटी अपने आप को कहां रखने की कोशिश करेगा, आरजी टेन थीटा का। तो फ्रिक्शन के डायरेक्शन को हमको ऐसे सोचना है कि अगर आरजी टेन थीटा नहीं है तो वो आरजी टेन थीटा के पास जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आरजी टेन थीटा के पास जाने के लिए इनवर्ड लगना पड़ेगा, फ्रिक्शन को इनवर्ड लगेगा, आउटवर्ड लगना पड़ेगा तो आउटवर्ड लगेगा। इनवर्ड कब लगेगा, वेलोसिटी ज्यादा हो जाए तो इनवर्ड लगेगा, अगर कम है तो उसको इंक्रीज करने के लिए क्या करेगा, वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो फ्रिक्शन अपने आप को क्या करेगा, चेंज करने की कोशिश करेगा। कहां पे आना पड़ेगा, वो आरजी टेन थीटा, क्योंकि आरजी टेन थीटा एक ऐसा वैल्यू होगा वेलोसिटी का जहां पे फ्रिक्शन की कोई डिपेंडेंसी नहीं होगी, जहां पे फ्रिक्शन की कोई भी डिपेंडेंसी नहीं होगी। करेक्ट। तो अगर फ्रिक्शन से इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं तो आप आरजी टेन थीटा लिख सकते हैं। अगर इससे वेलोसिटी कम है,
मैंने पहले बताया कि वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज करेगा वो कार के ड्राइवर के हाथ में, कि हाउ ही इज ड्राइविंग, आइदर ही इज इंक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी और डिक्रीजिंग इट्स वेलोसिटी। बिकॉज ये टर्म आपको कांस्टेंट दिखाई दे रहा है, आर कांस्टेंट, जी कांस्टेंट, थीटा कांस्टेंट, एवरीथिंग कांस्टेंट। तो अगर भी आर जी टेन थीटा है तो वहां पर फ्रिक्शन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर वेलोसिटी ज्यादा है तो फ्रिक्शन किधर आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर वेलोसिटी कम है तो फ्रिक्शन किधर आएगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरीके से फ्रिक्शन अपने आपको क्या करेगा, चेंज करेगा। कम होगा तो आउटवर्ड होगा, जैसे यहां पे आएगा फ्रिक्शन कुछ नहीं, फ्रिक्शन काम नहीं करेगा। और जैसे ही इंक्रीज करेगा वेलोसिटी आर जी टेन थीटा अंडर रूट आर जी टेन थीटा से, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इनवर्ड डायरेक्शन में आकर के काम करना शुरू करेगा, ताकि सेफ टर्निंग हो जाए यहाँ पे। तो ये दोनों केसेस था। और अगर इसको आप मैथमेटिकली भी कुछ देखना चाहते हैं बैंकिंग ऑफ रूट्स के लिए, तो जैसे ही वेलोसिटी लेट कि फ्रिक्शन जो है अगर यहां रखा हुआ है तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इस आउटवर्ड डायरेक्शन में अगर काम कर रहा है, एक्चुअली ये स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा अगर ये रखा हुआ है तो अगर ये रखा हुआ है तो नीचे की तरफ जाएगा। ये थीटा अगर है तो यह भी एंगल क्या होगा, थीटा। तो एन का कंपोनेंट ले लिए तो एफ का कंपोनेंट इधर क्या आ जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। और इस डायरेक्शन में क्या आएगा, एफ एस साइन थीटा। अगर यह कार स्टैटिक है, सपोज कि यह कार जो वो क्या है, स्टैटिक है, इसमें कोई मोशन अभी नहीं है। अगर स्टैटिक है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, बैलेंस कर देगा, करेक्ट। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एन साइन थीटा, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको। और वर्टिकल डायरेक्शन में जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, एन कॉस थीटा प्लस एफ एस साइन थीटा इक्वल्स टू एम जी। यह दोनों फोर्स का सम जो होगा वो एम जी के बराबर होगा। इसको इक्वेशन 2 ले लीजिए, करेक्ट। अगर यह कार रखी हुई है तो फ्रिक्शन आउटवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि बैंकिंग है। अगर ये बैंकिंग है, आप देखेंगे इस तरीके से ये रखा हुआ, ये नीचे की तरफ आने की कोशिश करेगा तो फ्रिक्शन क्या होगा, आउटवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। इस तरीके से फ्रिक्शन काम करेगा। अब यदि आप देखें इस चीज को, एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल टू 0, मतलब एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। लेकिन जैसे ही ये बैलेंस, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स है, ये किधर है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और ये किधर है, वर्टिकल फोर्स है। समझने की कोशिश करते हैं इसको। अब यदि यह टर्न करेगा, इसमें जैसे ही वेलोसिटी आ जाएगी कार में, ये कार अभी तक क्या था, रेस्ट पे रखा हुआ था। जैसे ही वेलोसिटी आ जाएगी, तो जैसे ही वेलोसिटी आएगी तो एक फोर्स ऐसा होगा या नेट फोर्स ऐसा होगा जो कि उसके सेंटर की तरफ काम करना चाहिए। यह रेस्ट पे था। नाउ लेट्स कंसीडर व्हेन car starts taking turn, अगर वो टर्न लेना स्टार्ट कर दिया है तो क्या आएगा, वर्टिकल डायरेक्शन में तो उसका मोशन नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यह फोर्स अभी तक 0 था। यही फोर्स एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा उसको क्या करेगा, सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। मतलब क्या है इसको कि एन साइन थीटा माइनस एफ एस कॉस थीटा इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। जो अब तक 0 था, 0 क्यों था, क्योंकि कार रेस्ट पे रखी हुई थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में था। जैसे ही अब यह टर्न लेना शुरू करेगा तो यह क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के बराबर होगा, जहां पे आर क्या होगा, रेडियस ऑफ द सर्कल ऑफ टर्न। जो टर्न है वो एक सर्कुलर आर्क है, तो उस आर्क का रेडियस है, और एम क्या है, उस कार का मास है, और उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है। तो इस तरीके से यह काम करना शुरू कर जाएगा। अब यदि इस चीज को आप देखें कि नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे को चेंज कैसे कर सकता है,
अगर चेंज करेगा या नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन दोनों एक दूसरे पे डिपेंड, दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स है, अगर चेंज करेगा तो अगर हम n के वैल्यू को बढ़ाते हैं, अगर n का वैल्यू बढ़ते जाता है और ये Fs जो है वो कांस्टेंट रहता है, तो भी ये इक्वेशन वैलिड हो सकता है mv स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि ये टर्म बढ़ते जाएगा, ये टर्म कांस्टेंट है, ये पॉजिटिव रहेगा। तो इस तरीके से पहला क्या हो सकता है कि n को बढ़ाते जाए, n इंक्रीज करे और Fs कांस्टेंट रहे, तो यह काम करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आप इस इक्वेशन को देखिए, अगर n इंक्रीज करेगा, mg क्या है? कांस्टेंट टर्म है, अगर ये n इंक्रीज करता है तो n का ये वाला पार्ट, ये n cos थीटा जो टर्म है, यह तो इंक्रीज कर जाएगा, लेकिन यह टर्म क्या है? कांस्टेंट रह रहा है। तो यह पूरे का पूरा पार्ट जो लेफ्ट हैंड साइड में LHS क्या कर जाएगा? इंक्रीज करेगा, लेकिन यह राइट हैंड साइड में तो इंक्रीज नहीं करेगा, यह वैलिड नहीं है। दूसरा कंडीशन कि n को कांस्टेंट रखते हैं और Fs को क्या करते हैं? डिक्रीज करना कोशिश करते हैं, तो फिर भी नहीं होगा। अगर Fs डिक्रीज करेगा तो यह टर्म घट जाएगा, यह टर्म तो कांस्टेंट है और दिस टर्म Fs sin थीटा क्या करेगा? डिक्रीज कर जाएगा, तो ये सेकेंड इक्वेशन वैलिड नहीं होगा। तो इस इक्वेशन को वैलिड, अगर सेकेंड इक्वेशन वैलिड कंडीशन में आप चाहते हैं कि टर्न हो, तो क्या करना पड़ेगा कि n को इंक्रीज करना पड़ेगा, नॉर्मल रिएक्शन शुड इंक्रीज और फ्रिक्शन शुड क्या होना चाहिए? डिक्रीज। तो कंडीशन क्या लगाएंगे कि नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन शुड इंक्रीज और फ्रिक्शन क्या है? डिक्रीज अगर करेगा, तो इस केस में यह इक्वेशन वैलिड होते रहेगा और वह क्या करेगा? टर्निंग होते रहेगी, दोनों पे डिपेंडेंसी उसकी बनी हुई रहेगी। करेक्ट। तो इस डिपेंडेंसी को बने रहने के लिए ही हम लोग काम करते हैं। n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय आर, मतलब दिस जो पार्ट है, यही पार्ट क्या कर रहा है? सेंट्रीपेटल एक्सीलरेशन उसको प्रोवाइड करेगा। कब? जबकि दोनों की जरूरत पड़ेगी। अगर v इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा है तो फ्रिक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और वह सेफ टर्न ले लेगा। करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग बैंकिंग ऑफ रोड्स के बारे में पढ़ते हैं और बैंकिंग ऑफ रोड्स को समझने का कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कंपोनेंट आता है। तो पहला कंडीशन हम लोगों ने क्या देखा? पहला कंडीशन हमने देखा कि जब फ्रिक्शन पे काम करेगा ओनली, तो म्यू एस को क्या होना पड़ेगा? ग्रेटर देन वी स्क्वायर बाई आर जी से होना पड़ेगा। पहला जब फ्रिक्शन, यहां से देखेंगे आप, इस इक्वेशन का मतलब यही है कि जो म्यू एस है, इस इक्वेशन को पढ़ने के लिए अगर हम देखें तो क्या है कि जो म्यू एस है, म्यू एस जो है ग्रेटर देन कितना होना चाहिए? वी स्क्वायर बाई आर जी के, तभी ये टर्न लेगा। यहां पे अगर आप देखेंगे तो टेन थीटा वी स्क्वायर बाई आर जी के बराबर आना चाहिए। अगर सेफ टर्न लेना चाहते हैं विदाउट फ्रिक्शन तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? वी स्क्वायर बाई आर जी। इसी को हम लोग इस टर्म में लिखते हैं। और अगर फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन दोनों पे डिपेंडेंसी आपको रखनी है, तो आपका कंपोनेंट क्या आएगा? n sin थीटा माइनस Fs cos थीटा इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन आर। यह इसको सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह काम करेगा और वी स्क्वायर बाई आर का एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगा। इस तरीके से वो सेफ टर्न वहां पे ले सकता है। तो आज की क्लास में टुडे वी डिस्कस्ड डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल बी सॉल्विंग सम प्रॉब्लम्स ऑन इट। So go and see the lectures on my YouTube channel. The name of my YouTube channel is Grand Physics. There you can find the series of lectures. In the next class, we shall be solving some problems on dynamics of circular motion. Till the time, thank you very much.